हे दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं इतिहासकार। आज हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें हमें याद तो नहीं करना चाहिए, वैसे हम लोग करते भी नहीं हैं, पर इनकी वजह से इस देश की हिस्ट्री में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके कारण मुझे लगता है कि इनके बारे में बताना थोड़ा ज़रूरी है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सरकारी गवाह बने थे, जिनकी स्टेटमेंट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई थी और कई और क्रांतिकारियों को 5 साल, 10 साल और आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन लोगों के बारे में बात करने का एक रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। इन लोगों की वजह से इस देश की हिस्ट्री में एक ऐसा इवेंट हुआ कि जो अगर ना होता तो आज इस देश का नक्शा शायद कुछ और ही होता। आप लोग इस बात पे एग्री करते होंगे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अगर फांसी ना होती तो शायद इस देश की हिस्ट्री कुछ और होती और प्रेजेंट भी कुछ और होता। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं मानता हूँ और बहुत लोग आप में से भी इस बात को एग्री करेंगे कि इन लोगों ने जो अपनी शुरुआत करी थी वो एक अच्छे मोटिव के साथ करी थी। इनका एम एक अच्छा एम था, देश की आज़ादी। ये लोग भी रेवोल्यूशनरीज बने, अपने पेरेंट्स के विशेज़ के अगेंस्ट इन्होंने रेवोल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन करी। शुरुआत में बहुत काम करा, बहुत मेहनत करी, स्ट्रगल भी करा, लेकिन धीरे धीरे मेरे हिसाब से ये उस पेस के साथ नहीं चल पाए। मतलब उस स्ट्रगल में ये पीछे रह गए। या मैं ये कहूँ, ये वो लोग थे जिन्होंने जोश जोश में रेवोल्यूशनरी पार्टीज ज्वाइन तो कर ली, रेवोल्यूशनरीज बन तो गए, पर धीरे धीरे अपने एम को भूल गए, अपने मकसद को भूल गए। और ऐसे एग्जांपल हमें आजकल की लाइफ में बहुत देखने को मिल जाते हैं कि हम में से बहुत लोग हैं जोश जोश में कुछ काम तो शुरू कर देते हैं पर एंड में जाके सब ख़त्म। और इसका एग्जांपल आप लोगों ने अपने बचपन में भी देखा होगा। दोस्तों का ग्रुप होता है, कोई ना कोई हरकतें, कोई ना कोई शैतानी करते रहते हैं, पर जब पकड़े जाते हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते, साफ मुकर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सारा बांडा फोड़ देते हैं। तो ये वही लोग थे मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं उन सरकारी गवाहों की कि वो कौन कौन लोग थे और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिले। पंजाब पुलिस ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अप्रॉक्सीमेटली 457 विटनेसेस को पेश किया था, उनकी स्टेटमेंट पेश की थी। सबके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, शायद ही कहीं डॉक्यूमेंटेड होगा, लेकिन 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट अप्रूवर्स थे, सरकारी गवाह थे, जिनकी स्टेटमेंट के बिहाफ पे पूरी जजमेंट की गई थी। एक 5वें और भी थे, बोनस है, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ये 4 थे जयगोपाल, फणींद्रनाथ घोष, मनमोहन बनर्जी और हंसराज वोहरा। सबसे पहले बात करते हैं जयगोपाल के बारे में। जयगोपाल वही थे जिन्हें स्कॉट के मर्डर वाले दिन, स्कॉट की जिस दिन हत्या करनी थी उस दिन स्कॉट को आइडेंटिफाई करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने गलती से सॉन्डर्स को आइडेंटिफाई करके ग्रीन सिग्नल दे दिया था और बाद में भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली से उड़ा दिया था। खैर, जयगोपाल ने अपना काम किया, उन्हें जो काम दिया गया, थोड़ी गलती हुई उनसे, पर वो डरे नहीं, घबराए नहीं। इसके बाद जब उनका अरेस्ट हुआ, असेंबली बॉम्ब केस के बाद जब मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया, तो जयगोपाल पहले ऐसे आदमी थे जो टूट गए, सरकारी गवाह बने। शायद वो पुलिस का टॉर्चर, मार नहीं झेल पाए। इस चीज़ ने भगत सिंह को बहुत दुखी करा, क्योंकि भगत सिंह जयगोपाल को पार्टी का नगीना मानते थे, HSRA का हीरा मानते थे, और वही सबसे पहले टूट गए। इस चीज़ ने भगत सिंह को बहुत परेशान किया, दुखी किया। जयगोपाल की जो स्टेटमेंट थी वो बेसिकली सॉन्डर्स मर्डर केस के आसपास घूमती थी। उन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट, जितनी भी चीज़ें बताई वो सॉन्डर्स मर्डर केस से रिलेटेड थी। और इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें बाद में 20,000 रुपये का इनाम भी दिया था। इसके बाद उनकी लाइफ का क्या हुआ किसी को नहीं पता, ना ही शायद कोई इंटरेस्टेड होगा जानने में। अब बात करते हैं फणींद्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी की। ये दोनों भी सरकारी गवाह बन गए क्योंकि ये भी पुलिस का टॉर्चर या मार नहीं झेल पाए। इन दोनों की स्टेटमेंट जो थी वो HSRA के एस्टेब्लिशमेंट के अराउंड ही थी कि HSRA कैसे बनी, क्या पार्टी के मोटिव्स थे, क्या काम किए। इन दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके होम टाउन चंपारण, बिहार में 50-50 एकड़ ज़मीन दी। अब उस ज़मीन का क्या फ़ायदा,
1932 में HSRA के एक रेवोल्यूशनरी बैकुंठ शुक्ला ने फुंदरनाथ घोष को मार दिया, क्योंकि वो ये मानते थे कि उन्होंने भगत सिंह के साथ धोखा किया। क्या करोगे उस ज़मीन का। चौथे जो गवाह थे वो सबसे इम्पोर्टेंट थे, हंसराज वोहरा। कुलदीप नायर ने अपनी बुक द मार्टर भगत सिंह एक्सपेरिमेंट्स इन रेवोल्यूशन में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन की है कि वोहरा की टेस्टिमनी ही सबसे ज़्यादा क्रूशियल थी, जिसकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा हुई। वोहरा की जो स्टेटमेंट थी वो भगत सिंह के आसपास घूमती थी, भगत सिंह की एक्टिविटीज़ के आसपास, कि वो क्या करते थे, क्या सोचते थे, क्या उनके प्लान्स थे। इस वजह से भी इसे काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल माना गया। वोहरा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर लाहौर में मैथ्स के टीचर थे कॉलेज में। अपने फादर के विशेष के अगेंस्ट उन्होंने रेवोल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन की। भगत सिंह और सुखदेव को अपना आइडल मानते थे। बाद में भगत सिंह सुखदेव के काफ़ी ट्रस्टेड कोलीग भी बन गए। लीफलेट बांटना, पर्चे बांटना, ये सब वो काम करते थे और काफ़ी जोश के साथ करते थे। जिस दिन सॉन्डर्स की हत्या हुई 17 दिसंबर 1928 को, उस दिन हंसराज वोहरा को पुलिस ने अरेस्ट किया। 17 दिन तक वो पुलिस कस्टडी में रहे, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई बयान नहीं दिया। इससे पता लगता है मन के बिल्कुल पक्के थे। लेकिन जब दूसरी बार उनका अरेस्ट हुआ 1929 मई में दिल्ली असेंबली बॉम्ब केस के बाद, वहाँ वो टूट गए। वहाँ उन्होंने सब स्टेटमेंट दे दी, सारे बयान दे दिए, भगत सिंह के बारे में जो वो जानते थे, पार्टी के बारे में, सुखदेव के बारे में, सब उन्होंने बता दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ। हंसराज वोहरा यहाँ थोड़े से चालाक निकले। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लिया, कोई पैसा, कोई ज़मीन, कुछ नहीं ली। उनके फादर की थोड़ी सी अप्रोच थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने वॉइसरॉय से ये अप्रूवल ले लिया कि पंजाब गवर्नमेंट उन्हें स्पॉन्सर करेगी लंदन जाके पढ़ाई पूरी करने के लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो गए, उन्होंने वहाँ जाके अपनी मास्टर्स पूरी की। इसके बाद लंदन में ही उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में डिग्री ले ली। 1936 में वो वापस लाहौर आ गए। 1942 तक ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन में वो काम करते रहे। इसके बाद कई न्यूज़पेपर्स के साथ वो काम करते रहे। 1958 में वो टाइम्स ऑफ इंडिया के वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट बन के यूएस चले गए। 1969 तक वो वहीं काम करते रहे। उसके बाद वो रिटायर हो गए, फ्रीलांसिंग करते रहे। 1980s में वो थोड़ा सोशली आइसोलेट रहने लग गए और तब जाके उन्होंने सुखदेव के भाई मथुरादास थापर को लेटर लिखे। बेसिकली लेटर उन्होंने इसलिए लिखे थे कि वो अपने इनोसेंट प्रूव करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार अरेस्ट हुआ तो मुझे लगा कि कोई नहीं टूटेगा, कोई नहीं पिघलेगा, इसलिए मैं भी नहीं टूटा, मैंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। पर जब मैं दूसरी बार अरेस्ट हुआ तो मुझे लगा कि सुखदेव और भगत सिंह जो हैं ये सरकारी गवाह बन जाएंगे। मुझे ऐसा बताया गया, मेरे को ऐसा लोगों ने बोला, ठीक है, तो मुझे लगा ये सरकारी गवाह बन जाएंगे, सब बता देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं अपना करियर ख़राब नहीं करना चाहता था, अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सब स्टेटमेंट दे दी। हालांकि मथुरादास थापर ने उनकी सब इन एलिगेशंस को झूठ बताया, उनके लेटर्स का जवाब दिया कि सुखदेव कभी ऐसा सोच नहीं सकते थे, ना उन्होंने कभी ऐसा किया। और इस चीज़ को कुलदीप नायर ने अपनी बुक भगत सिंह विदाउट फियर में भी मेंशन किया कि सुखदेव सरकारी गवाह बने या नहीं, इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। सच ये है कि वो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी पे चढ़े हंसते हंसते, और जहाँ उनकी आज समाधि है वहाँ हर साल हज़ार लोग जाते हैं, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं, रोज़ हम लोग उन्हें याद करते हैं। पर जहाँ हंसराज वोहरा ने अपनी आखिरी सांस ली, उस जगह को कोई नहीं जानता। ये कड़वी बात है पर सच है। दोस्तों, अब मैं जिस बोनस सरकारी गवाह के बारे में आपसे पहले बात कर रहा था, ये जनाब ना तो किसी रेवोल्यूशनरी पार्टी का हिस्सा थे और मेरी जानकारी में ना ही किसी फ्रीडम स्ट्रगल का, ये फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा रहे। ये थे सर शोभा सिंह। सर शोभा सिंह, जी हाँ, सर का टाइटल इन्हें मिला हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे दिल्ली के, और ये हमारे बड़े फेमस इंडियन जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह के फादर भी थे। इनकी स्टेटमेंट ली गई थी दिल्ली असेंबली बॉम्ब केस में। इनके अकॉर्डिंग ये वहाँ मौजूद थे और इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बॉम्ब फेंकते हुए देखा था। इसके बाद इन्होंने कई 2-3 और घुमा फिरा के स्टेटमेंट भी दी थी, बट एट द एंड इनकी स्टेटमेंट को कंसिडर किया गया और बाद में इन्हें कई दिल्ली के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले
अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो पहले से ही एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर था, आई एग्री, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट था उस केस में। अगर नहीं होता तो कभी नाम नहीं आता। एक टाइम पे सर शोभा सिंह को आधी दिल्ली का मालिक भी कहा जाता था, आधी दिल्ली की ज़मीन उन्होंने खरीद रखी थी। तो दोस्तों ये वो कुछ लोग थे जिनकी वजह से इस देश की हिस्ट्री चेंज हो गई, ये आप सब मानते हैं। ये थोड़ा एक ऑफ बीट टॉपिक था, मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, थोड़ा अलग है। हम इन लोगों को याद नहीं करते और ना ही करना चाहिए, ना ही इनकी लाइफ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या रीज़न्स थे कि ये लोग सरकारी गवाह बन गए, बाद में इन्हें क्या बेनिफिट्स मिले, ये चीज़ें बतानी थोड़ी मुझे ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर यार पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।